तो हिंदी का ये शब्दकोश ये क्या संकल्पना है? जिस शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, ऐसी डिक्शनरी से हमें जानकारी है, उससे हम परिचित हैं। लेकिन ये शब्दकोश क्या है? ये उसी प्रकार का है जैसे ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई मेडिसिन, ई गवर्नेंस, यानी कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से गवर्नेंस होगा, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से शिक्षा। उसी प्रकार ये ई शब्दकोश है। शब्दकोश एक ऐसा ग्रंथ होता है या एक ऐसी सूची होती है जिसमें शब्दों का अनंत भंडार होता है। शब्द का एकत्रित संचयन जिसमें किया जाता उसे हम शब्दकोश कहेंगे। लेकिन उसे अगर थोड़ी गहराई में झांक कर देखेंगे तो वहां केवल शब्दों का संचय नहीं होता, तो शब्दों का अर्थ, उस शब्द की उत्पत्ति, उस शब्द की परिभाषा, शब्द का व्याकरण, शब्द की वर्तनी, शब्द का प्रयोग कैसे करना, इन तमाम सारी बातों का उसमें लेखा जोखा होता है। यानी कोई एक शब्द होगा तो उसकी पूरा का पूरा इतिहास हमें उस शब्दकोश में देखने को मिलता है, तो उसे हम ये शब्दकोश कहेंगे। कुछ शब्दकोश ऐसे होते हैं कि चित्रों के सहारे, तस्वीरों के सहारे भी उस शब्दों को समझाया जाता है। ऐसे शब्दकोश के अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग प्रकार है। जैसे कि कानूनी शब्दकोश, विज्ञान का शब्दकोश, गणितीय शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, भाषा का शब्दकोश, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार ये शब्दकोश के अलग अलग भेद होंगे। फिर भी हमारे मन में यह प्रश्न उठना जरूरी है, इस शब्दकोश की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि समाज, सभ्यता और संस्कृति, इसके उदय से ही मनुष्य ने अच्छी तरह से जान गया था कि मनुष्य के लिए भाषा की आवश्यकता है, भाषा बहुत जरूरी है। क्योंकि यही एक भाषा नामक साधन रहा कि जिसके बलबूते पर आज मनुष्य इस 21वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में, चांद मंगल पर ना बल्कि पहुंचा वहां बस्ती बनाने की सोच रहा है। अभी तो आज की समाचार पत्र में खबर छपकर आई कि उसने अंतरिक्ष में फसल लेना शुरू किया और वहां पहली फसल मूला, इस सब्जी की आई, जो सफेद मूला होता है गाजर के जैसा। तो मनुष्य ने भाषा की महत्ता महसूस की और भाषा का अस्तित्व शब्दों के बिना कुछ भी नहीं है। शब्द होकर काम नहीं चलेगा, उस शब्द को कोई ना कोई अर्थ चाहिए, और ये शब्द और अर्थ का जहां एकत्रित लेखा जोखा होता उसे मोटा मोटी हम शब्दकोश कहेंगे। जब भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमें अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सक्षम ढंग से सामने वालों को कहने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उचित शब्दों का चयन करें। हमारे मन के अंदर जो भाव है, उन भावों का प्रतिनिधित्व करने वाला सही सही शब्द चुनना बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। और सही शब्द चुनना हो तो हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए।
एक ही भाव को प्रकट करने के लिए 5-10 शब्द होंगे, और उस परिस्थिति में कौन सा शब्द उचित है यह हम तय करेंगे, और उस वक्त उस शब्द का उच्चारण करेंगे, तो हमारी बात का हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए देखिए, उच्च शब्द का चयन करने के लिए हमारे स्टोरेज में, हमारे भंडार में उस भाव को प्रकट करने वाले समानार्थी 3, 4, 5, 10 शब्द हो, और उसमें से एक चुनकर हम अपनी बात को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो यहां शब्द का संचयन, शब्द का संकलन, शब्द का स्टोरेज हमारे लिए आवश्यक हुआ। अब जब हम साहित्य में आएंगे या किसी विशेष क्षेत्र में आएंगे, तो उस वक्त उन शब्दों का मानकीकरण, उसका एक मानदंड, मानक शब्द निश्चित करना जरूरी होता है। क्योंकि भाषा में बात चलेगी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जैसा कानून का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, गणिती का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भावों को इधर उधर भटकाकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां 1 + 1 = 2 ये निश्चित उत्तर है। तो वहां निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होना चाहिए। तो उसे कहते हैं शब्दों का मानकीकरण करना, शब्द का मानदंड निश्चित करना, शब्द मानक रूप में निश्चित करो। और इसीलिए शब्दकोश की बड़ी जरूरत रही। हमारे देश में प्राचीन काल से ये शब्दों का संकलन का कार्य शुरू रहा, क्योंकि वेदों से लेकर इस शब्द संकलन की भी करीबन 5000 वर्षों की परंपरा रही है। क्योंकि वेदों से करीबन हमने 1800 वैदिक शब्दों का एकत्रीकरण किया। वहां से सीधा हम छत्रपति शिवाजी महाराज की दौर में आते हैं। स्वयं शिवाजी महाराज ने 1500 शब्दों का संकलन किया, निर्माण किया। संस्कृत की जो अक्कादियाई एक शब्द सूची है, वो ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी की पाई जाती है। यानी कि कुल मिलाकर मुझे संक्षेप में यह समझाना है, शब्द संकलन करने की शब्दकोश के रूप में नहीं, लेकिन अन्य रूप में हमारे देश में प्राचीन काल से परंपरा रही। ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी से लेकर वेदों तक, शिवाजी महाराज के दौर तक। चीन में भी जो मंडारिन भाषा है, उस भाषा का कोश इरिया इस नाम से उपलब्ध है। लेकिन आधुनिक शब्दकोश या ई शब्दकोश, ई डिक्शनरी की नींव डालने वाले इंग्लैंड के सैमुअल जॉनसन रहे। सैमुअल जॉनसन ने इस तरह से ई शब्दकोश की नींव डाली, और ई शब्दकोश के निर्माण में इस तरह से जॉनसन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने 1755 में डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बनाकर शब्दकोश का निर्माण किया। इसमें साहित्यिक शब्दावली के साथ साथ कला और विज्ञान क्षेत्र के शब्दों को भी यहां स्थान दिया हुआ हमें देखने को मिलता है। उनके बाद वेबसट नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने भी एक डिक्शनरी बनाई, और वो 1775 में जॉनसन उसके बाद वेबसाइट से लेकर शब्दकोश को लेकर अनुसंधान, रिसर्च और शोध का कार्य आज तक जारी है। आज वर्तमान काल में कोश विद्या बड़ी व्यापक और विस्तृत ज्ञान शाखा के रूप में उभर कर आ रही है। अब ये एक शाखा बनी ज्ञान की, कि कोश, शब्दकोश ये एक अब स्वतंत्र विधा बन गई, शाखा बन गई, और इस कारण इसका विकास वर्तमान युग में बड़ी तेजी से हुआ। क्योंकि
अब हर क्षेत्र विकसित हो रहा है, केवल राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक ही नहीं, विज्ञान है, गणित है, चिकित्सा है, पर्यटन है, दर्शन शास्त्र है, मानस शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो अब इनके लिए अलग अलग शब्दकोश की आवश्यकता महसूस हुई और उस दृष्टि से अब भाषाई शब्दकोश से विशेष क्षेत्र के शब्दकोश बनाना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आज भी अंग्रेजी भाषा के लिए एक मानक रूप में विश्व स्तर पर स्वीकृत की गई, उसे मान्यता दी गई। क्योंकि अंग्रेजी भाषा, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ नॉलेज कहते, ज्ञान की भाषा है, और केवल इंग्लैंड में नहीं विश्व के स्तर पर इसे स्वीकार किया गया, और इस कारण अंग्रेजी का बोलबाला प्रभाव सारी दुनिया में छाया हुआ है। और उसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आई, और ये डिक्शनरी एक आदर्श और मानक अंग्रेजी का शब्दकोश सिद्ध होती है, और इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। उसके भी कुछ कारण है, क्योंकि इस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने समावेशकता का गुण दिखाया। इसने सभी भाषाओं के अच्छे अच्छे शब्दों को अंग्रेजी में ज्यों के त्यों रूप में स्वीकार किया। उदाहरण के तौर पर हमारी मराठी भाषा का पुरणपोळी नामक शब्द है, उसने जैसे के तैसा स्वीकार किया। पुरणपोळी के बाद हमारी मराठी का पानीपुरी शब्द है, उसे भी स्वीकार किया। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की सर्वसमावेशकता यह गुण। नंबर 2, उसकी विशुद्धता। वो जो शब्द चुनते हैं बड़े शुद्ध रूप में, और परिनिष्ठता के मानक मानदंड उनके बड़े लक्षणीय होते हैं, और इसी कारण अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को विश्व के स्तर पर एक मान्यता, स्वीकृति मिली है। अब शब्दकोश के साथ साथ एक दूसरी विधा समानांतर शब्दकोश के साथ चलती आई, और विशेषतः 21वीं शताब्दी में बड़ी तेजी से उसका विकास हो रहा है। शब्दकोश के साथ साथ ये नई संकल्पना है ज्ञान कोश, ज्ञान का कोश। और ये ज्ञान का कोश, इसे अंग्रेजी में इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और इस इनसाइक्लोपीडिया के 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100, 200, 500 खंड होते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, और उसमें ज्ञान की तमाम सारी शाखाओं की इतिहास से लेकर आज तक वर्तमान दिन तक उसने क्या क्या खोज लगी, इसे बड़ी अच्छी तरह से अपडेट करके प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, शब्दकोश के साथ साथ ये ज्ञानकोश नामक विधा इस तरह से आज बड़ी प्रचलित हो रही है। हिंदी में इसी ज्ञानकोश को एक दूसरा नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं विश्वकोश। अंग्रेजी में जो इनसाइक्लोपीडिया है, जिसे ज्ञानकोश कहते, हिंदी में उसके लिए विश्वकोश इस शब्द का प्रयोग किया जाता। और पहली बार बंगाल में यह शब्द आया, और बंगाली भाषा का एक ज्ञानकोश तैयार हुआ। हिंदी में सबसे पहले किशोरोपयोगी ज्ञानकोश श्री नारायण चतुर्वेदी ने बनाया। उनके साथ पंडित वल्लभ द्विवेदी थे। इन दोनों ने मिलकर पहली बार किशोरों के लिए, युवकों के लिए हिंदी का पहला ज्ञानकोश यहां बनाया हुआ हमें देखने को मिलता है।
आधुनिक ज्ञानकोश के रूप में आज हम देखेंगे तो भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर अलग अलग प्रकार के ज्ञानकोश अब हिंदी में बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं। सन 1773 में लंदन में प्रकाशित हिंदुस्तानी अंग्रेजी ये कोश प्रकाशित हुआ, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज छाया हुआ था और अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान पर राज करना था और इसके लिए उन्हें यहाँ की भाषा की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी उपयोग के लिए उन्होंने पहला हिंदुस्तानी अंग्रेजी ज्ञानकोश बनाया है। आज की तारीख में विशेषतः 1990 के बाद धीरे धीरे हिंदी विश्व भाषा बनती जा रही है और उसमें वो जब मार्केट की भाषा बनी, बाजार की भाषा बनी, तो उस भाषा को सीखने की आवश्यकता कई विदेशी देशों को, विदेश ऐसे कई देश हैं, उनको आवश्यकता महसूस हुई और उनके लिए ये ज्ञानकोश, शब्दकोश एक बहुत अच्छा साधन माध्यम रहा। 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी का युग आया और ये सूचना प्रौद्योगिकी के तहत ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम उपलब्ध हुए जो शब्दकोश का सारा काम करते हैं। कल के प्रस्तावना में ही मैंने आपके सामने कहा था कि हमारे जमाने में बड़े बड़े ग्रंथ के रूप में शब्दकोश हुआ करते थे। श्वेता ने भी जवाब दिया था कि उसके घर में भी शब्दकोश है, अन्य छात्रों के पास नहीं थे। लेकिन आज ऐसे शब्दकोश किसी पुस्तक की दुकान में जाकर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में ऐसे कई ई शब्दकोश, ई डिक्शनरी, ई ज्ञानकोश बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। इंटरनेट पर एक विशिष्ट फाइल फॉर्मेट में होती है और किसी डिक्शनरी सॉफ्टवेयर के द्वारा दर्शकों को यह शब्दार्थ ढूंढने में मदद करती है। इसमें खास विशेषता होती है कि जो परंपरागत शब्दकोश में संभव नहीं थी, अब ई डिक्शनरी में, ई शब्दकोश में ध्वनि के माध्यम से हम पढ़ और सुन सकते थे, क्योंकि वहां प्राचीन परंपरागत शब्दकोश में काव्यों पर लिखी हुई बात थी, उसका उच्चारण कैसे करना यह नहीं था। और यहां अब ये डिक्शनरी में उन शब्दों का ध्वनि के माध्यम से उच्चारण कैसे करना, उसे हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं और यह बात बड़ी अच्छी हुई। वरना हम देखते हैं कि हिंदी बोलने वाला होता है, लेकिन महाराष्ट्र का आदमी अलग हिंदी बोलता है, बंगाल का आदमी अलग, यूपी का अलग, बिहार का अलग, क्योंकि उस शब्दों के उच्चारण करने की अलग, हर किसी की प्रदेश के अनुसार अपनी अपनी अलग थोड़ी शैली होती है। और भाषा क्या है, मामनी जी ने आपको पढ़ाया होगा, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था है। हम बोलते हैं इसका अर्थ हमारी जुबान से कुछ ध्वनियां बाहर निकलती है और किस शब्द का कैसे उच्चारण करना यह हमें कक्षा पहली से लेकर बीए तक कोई पढ़ाता नहीं। पढ़ाता भी होगा लेकिन वो प्रैक्टिकली दिखाता नहीं, होकल। और अब ये डिक्शनरी में काफी आसान हो गया किन शब्दों का सही उच्चारण क्या है, और यह हिंदी पाठकों के लिए, हिंदी सीखने वाले छात्रों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि इस कारण उस भाषा में वैज्ञानिकता आई और कंप्यूटर की मदद से केवल एक क्लिक करके अल्प समय में ये शब्दकोश हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हुए। अब दो बातें मैंने पढ़ाई कल
ईमेल पढ़ा है, हिंदी में ईमेल। आज मैंने आपके सामने रखा ई शब्दकोश। और अब यहां तीसरी बात है हिंदी की साहित्यिक ई पत्रिका, क्योंकि ये तीसरा मुद्दा पूरा होते ही हिंदी और इंटरनेट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला हिंदी में ईमेल, आज जो मैंने पढ़ाया कि ई शब्दकोश, और तीसरा उसका सब टॉपिक हिंदी की साहित्यिक ई पत्रिका। हिंदी की तमाम सारी पत्रिकाओं का अभ्यास पेपर नंबर 9 में आपने किया है, बमनी जी ने पढ़ाया हो। लेकिन वो पत्रिका कैसी थी? ऑफलाइन के रूप में थी, कागज पर लिखी हुई थी, रंगीन कागज थे, उसे किसी बुक स्टॉल पर जाकर खरीदना पड़ता। लेकिन यहां मैं सूचना प्रौद्योगिकी के तहत उन पत्रिकाओं को पढ़ा रहा हूं जो ई पत्रिका है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका। जैसा ई शब्दकोश था इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश, उसी प्रकार ई पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका। क्योंकि अब वो जमाना बीत गया। कौन सा जमाना? कि बुक स्टॉल पर जाओ, दुकान पर जाओ, कोई मैगजीन पत्रिका खरीदो, उसे पढ़ो। अब इतना समय गंवाने की लिए जरूरत नहीं। छोटे छोटे गांव में पत्रिका भी आती नहीं, समाचार पत्र भी आता नहीं। कहां आता है श्वेता के गांव? नहीं आता, पेन में आकर खरीदना पड़ता। लेकिन अब वो तमाम सारे समाचार पत्र, तमाम सारी पत्रिकाएं आपको इंटरनेट पर यानी कि ई पत्रिका के रूप में उपलब्ध है। समय भी बचा, पैसे भी बच गए। सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत आज सभी क्षेत्रों में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और मासिक पत्र पत्रिका में भी ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। वैसे पत्रिका का इतिहास बड़ा मनोरंजक रहा है। सुनकर हैरानी होगी कि कोई पत्रिका कितने पन्नों की होती है। आपने देखा होगा, कोई हंस देखी होगी, हंस पत्रिका, कोई आलोचना पत्रिका, कोई साहित्य अमृत पत्रिका, या कोई दिवाली अंक देखा होगा। कितने पन्नों का होता? कोई भी पत्रिका 20-30 पन्नों की। फ्रांस के पेरिस शहर में एक पत्रिका छपी जो 550 पन्नों की थी। 550 पन्नों वाली पत्रिका। और यह पत्रिका कागज पर नहीं, कपड़ों पर छपी हुई थी। इसे लोगों ने पढ़ने के लिए खरीदा, और पढ़ने के बाद उसे फेंक नहीं दिया, तो उस कपड़े से नए फैशन के कपड़े बनाए, तो दोहरा उपयोग हुआ उसका। यानी कि पढ़ना भी हुआ और कपड़े के रूप में भी इस्तेमाल किया। इस पत्रिका की इतनी मांग बढ़ती गई कि प्रकाशक के लिए उसे पूरा करना असंभव हुआ। ऐसी भी एक पत्रिका रही 550 पन्नों वाली। दूसरी एक पत्रिका थी 2 बाय 2 मीटर की पत्रिका थी। उसका वजन था 2 टन। 2 टन। 100 किलो का 1 टन होता, 200 किलो का 2 टन उसका बोझ था। और किसी भी पत्रिका के लिए संपादक एक हुआ करता है। जैसे कि हंस पत्रिका के संपादक कभी राजेंद्र यादव हुआ करते थे, अब चल बसे। एक संपादक हुआ करता है किसी भी पत्रिका का। ये 2 टन बोझ वाली पत्रिका के संपादक कितने थे? 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 750। 750 संपादकों द्वारा बनाई हुई ये पत्रिका थी। लेकिन अब कंप्यूटर के प्रयोग से इस क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाई।
अब कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आसानी से, सस्ते में, अल्प समय में और बिना कष्ट उठाए हमारे देश की ही नहीं सारी दुनिया की पत्रिका हमें आसानी से उपलब्ध होती है। और कंप्यूटर ने इस पत्रिका में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, क्योंकि पत्रिका की सामग्री, उसके फीचर, उसके लेख, उसके शीर्षक, उसके विज्ञापन, उसमें छपने वाले फोटो, उसका लेआउट, ये सभी इतना आसान किया और बड़े मजे से ऐसी रंगीन पत्रिका पढ़ने का मजा पाठकों को आया, क्योंकि इसमें एक नया स्कैनर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, इसलिए पत्रिका दिखने में बड़ी आकर्षक लगने लगी। अब इसका खर्चा भी कम हुआ और सब लोगों को यह ऑनलाइन संस्मरण, ऑनलाइन एडिशन खूब भाया, अच्छा लगा। ऑनलाइन प्रकाशित होने वाली हिंदी साहित्यिक ई पत्रिकाओं में आलोचना है, हंस है, वाग्यर्थ है, परिवेश, कथादेश, तद्भव, नया ज्ञानोदय, साहित्य वैभव, अक्षर पर्व, ये ऐसी कई पत्रिका रही कि जो ई पत्रिका के रूप में इस तरह से लगभग 70 से अधिक पत्रिका का आज ऑनलाइन रूप में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं साहित्य के विधाओं के विकास और संवर्धन में बड़ी मददगार सिद्ध हुई, क्योंकि इसके माध्यम से हिंदी साहित्य की कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, कविता, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, जनसंचार के माध्यम, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सभी विषयों के संदर्भ में सामग्री छपकर आती रही और इस कारण पाठकों को एक बहुत बड़ी बौद्धिक सामग्री आसानी से उपलब्ध हुई। केवल साहित्य की विधाओं को विकसित ही नहीं किया इस ई पत्रिका ने, तो इस ई पत्रिका के माध्यम से कई नए आंदोलन समाज और साहित्य में शुरू हुए। विशेषतः दलित विमर्श नंबर 1, नंबर 2 नारी विमर्श, नंबर 3 आदिवासी विमर्श, नंबर 4 मुस्लिम विमर्श। ये नए नए विचार, नए नए आंदोलन इस पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही प्रारंभ हुए। जो पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के रूप में शुरू की थी, आचार्य भारतेंदु जी ने इस तरह से कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका के माध्यम से शुरू की, वो यहाँ आते आते उसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हमारे सामने उपलब्ध है। ऐसे कुछ इन्हीं गुनी 4-5 ये पत्रिकाओं का हमें अभ्यास करना है। उसमें सबसे पहले नाम आएगा धर्मयुग। यह ऑनलाइन साहित्यिक पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया इस ग्रुप के द्वारा मुंबई से प्रकाशित होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक ग्रुप है जिसके द्वारा अंग्रेजी का टाइम्स ऑफ इंडिया ये समाचार पत्र भी आता है, और यही टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप धर्मयुग नाम की पत्रिका चलाता था, आज भी चलाता है। लेकिन अब उसका ऑनलाइन जो संस्करण है वो 1997 में ऑनलाइन उसका संस्करण प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभिक संपादक जो थे वो सत्यकाम विद्यालंकार थे, सत्यकाम विद्यालंकार। उनके बाद जैसे ही इस पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने स्वीकार किया, तब से इस पत्रिका की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस संपादक की दौर में धर्मयुग
यह पत्रिका बड़ी लोकप्रिय हुई। उसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। अन्य भी कुछ ऑप्शन होंगे कि धर्मवीर भारती ये स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य धाराओं के विकास के लिए नए नए कॉलम शुरू किए और कई हिंदी लेखकों को लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया और तब से ये धर्मयुग पत्रिका बड़ी लोकप्रिय होती रही। क्योंकि पत्रकारिता के धर्मवीर भारती बहुत बड़े अन्वेषक थे और नए लिखने वाले लेखकों के लिए वे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते रहे, जिस कारण इस पत्रिका के प्रति पाठकों का विश्वास बढ़ता गया और साहित्य की बुनियादी क्षेत्रों पर इसमें बहुत बड़ा अच्छे दर्जे का स्तरीय साहित्य छपता रहा। इसके बाद दूसरी पत्रिका हमारे सामने आती है, उसका नाम है हंस। देखिए, हंस साहित्य या हंस पत्रिका के प्रारंभिक संपादक थे हमारे हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने इस हंस पत्रिका की नींव रखी और इस संपादक के साहित्य मंडल में महात्मा गांधी जी का भी नाम था। तो इससे आपको अंदाजा आएगा कि जिस पत्रिका की नींव मुंशी प्रेमचंद ने डाली थी, साहित्यिक संपादकीय मंडल में महात्मा गांधी थे, उस पत्रिका का स्तर, उसका दर्जा, उसकी साहित्यात्मकता कितनी ऊंचे दर्जे की होगी। अब अंतिम उसके संपादक जो थे, धीरे धीरे वो आगे राह चलती हुई राजेंद्र यादव भी इसके संपादक रहे और राजेंद्र यादव के बाद आज वर्तमान में संजय सहाय हंस पत्रिका का संपादक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रेमचंद के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही राजेंद्र यादव इसके संपादक बने, राजेंद्र यादव के संपादकत्व में इसका ऑनलाइन संस्करण शुरू हुआ। ये पत्रिका के रूप में हंस का साहित्य जगत में अपना विशेष स्थान रहा। क्यों? क्योंकि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर तीखा व्यंग्य कसते हुए इस पत्रिका ने वास्तविक जीवन के सामान्य से अति सामान्य को साहित्य का पात्र बनाया। क्योंकि इसके पहले साहित्य में जो पात्र हमारे सामने आए वो राजा, महाराजा, उमराव, अमीर, ऐसे लोग थे। यह एक आदर्श था। लेकिन प्रेमचंद ने जिस परंपरा को हमारे सामने रखा, उस परंपरा को आगे निभाते हुए राजेंद्र यादव ने अब इस तरह से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर से चलते चलते उन्होंने सामान्य से अति सामान्य बात, जो किसान है, मजदूर है, कामगार है, नारी है, दलित है, पददलित है, इन्हें पात्र बनाया और इनकी आवाज को पहली बार साहित्य में स्थान मिला। इस कारण इस पत्रकारिता ने सामान्य लोगों को अभिव्यक्ति दी और ये करते समय राजनीतिक नेता और समाज का जो खोखलापन है, इसका इस पत्रिका ने पर्दाफाश किया और समाज का खुला नंग धड़ंग रूप हमारे सामने रखा, जिसे यथार्थता कहते, वास्तविकता कहते। राजेंद्र यादव के बाद जब संजय सहाय इसके संपादक बने, तो उस हंस में एक स्तंभ चलता रहा जिसका नाम था घुसपैठिए। ये बड़ा लोकप्रिय रहा स्तंभ और इसने
राजनीति से समाज का कैसा मोहभंग हुआ है। 5 नहीं, 10 नहीं, 70 साल तक ये नेता, ये पार्टियां किस प्रकार समाज को नंग धड़ंग करती रही, समाज का शोषण करती रही, ये बड़े खुले ढंग से संजय साहा ने लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरी पत्रिका आती है हमारे सामने, उसका नाम है नया ज्ञानोदय। इसमें इस पत्रिका के संपादक थे रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया अब चल बसे और उनके पश्चात लीलाधर मंडोलोरी, इन्होंने इसके संपादन का कार्यभार संभाल रखा। इस पत्रिका का जिक्र इस कारण करना जरूरी होगा कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा यह पत्रिका प्रकाशित की जाती है और इसका ऑनलाइन संस्करण भी उपलब्ध है। हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए यह बड़ी सुविधा की बात रही, क्योंकि इस पत्रिका ने समाज के साथ साहित्य और संस्कृति को जोड़ने का काम किया। समाज को साहित्य और संस्कृति से जोड़ने का काम किया, क्योंकि लोगों देखिए, जब आजादी के पहले से लेकर जब अशिक्षा की बहुत मात्रा हमारे देश में थी, तब साहित्य के विशिष्ट वर्ग के लिए लिखा जाता था। साहित्य विशिष्ट वर्ग के लोग ही लिखते थे। अब 70 साल बीत गए, लिखने वाले वही रहे, लेकिन अब धीरे धीरे लिखने वालों की तादाद, संख्या बढ़ती गई। अब बहुजन समाज के लोग भी लिखने लगे, क्योंकि इनको साहित्य ने कभी जोड़ा नहीं था। ये समाज को संस्कृति के साथ नहीं जोड़ा गया, साहित्य के साथ नहीं जोड़ा गया। नया ज्ञानोदय पत्रिका की यही सबसे बड़ी खूबी और विशेषता रही कि इसने समाज को साहित्य और संस्कृति के साथ जोड़ने का काम किया। और इतना कार्य करके ही यह पत्रिका नहीं रही, क्योंकि हर पत्रिका की एक विशेषता है। इस पत्रिका की दूसरी विशेषता रही कि इस पत्रिका ने आम आदमी को आंदोलनों के साथ जोड़ा। देखिए, आंदोलन हमेशा होता है, अपनी मांग के लिए रास्ते, बिजली, पानी, महंगाई के लिए ही आंदोलन नहीं होता। जब भी समाज में कोई नई संकल्पना आती है तो उस संकल्पना को लेकर भी आंदोलन होता है। तो उस आंदोलनों के साथ इस पत्रिका ने आम आदमी को जोड़ा। एक तीसरी बात करके इस पत्रिका को यहां खत्म करेंगे कि इस पत्रिका के माध्यम से पुराने और नए साहित्यकारों को जोड़ा गया। देखिए, तोड़ने का काम तो बहुत सारी इकाइयां, घटक करते हैं समाज, लेकिन इस पत्रिका ने पुराने और नए साहित्यकार, क्योंकि इसमें पीढ़ियों का अंतर रहता है, और पुराने और नए साहित्यकारों को जोड़ने का काम नया ज्ञानोदय ने किया, और जिसके कारण यहां गौरवशाली संस्कृति और उस इतिहास के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी, एक पुराना और नया, इनमें भी मेल करने की कोशिश इस तरह से इस पत्रिका ने की हुई हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आगे की पत्रिका है आलोचना, और इन सभी पत्रिकाओं में अगर मेरी पसंदीदा कोई पत्रिका है तो ये आलोचना, क्योंकि जब हम बीए के छात्र होते हैं, बीए में भी और आगे हमें एमए करना है, तो यह पत्रिका जरूर पढ़नी होगी, क्योंकि हाल में उसके संपादक परमानंद श्रीवास्तव थे। अब यह पत्रिका उपलब्ध नहीं होती है, पेन में नहीं आती। प्रारंभ में यह त्रैमासिक था, 3 महीनों के बाद ये प्रकाशित होता था। साल में 4 ही अंक आते थे,
लेकिन ऐसे अंक जबरदस्त हुआ करते थे कि 3 महीनों की भूख आपकी मिट जाती थी। त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित ये हिंदी साहित्य की पत्रिका हिंदी पाठकों को, हिंदी छात्रों को दिशा दिग्दर्शन करने का कार्य इसने किया, क्योंकि इसके प्रारंभिक संपादक नामवर सिंह थे। उनके पश्चात अरुण कमल ने इसकी जिम्मेदारी निभाई और उनके बाद परमानंद श्रीवास्तव। अरुण कमल जब इसके संपादक बने, जो नई कविता के उन्नायक थे, एक बहुत बड़े समीक्षक थे, और इन्होंने, अरुण कमल ने ही इस आलोचना को ई पत्रिका के रूप में ऑनलाइन संस्करण इनके संपादक के काल में शुरू हुआ। आलोचना यह केवल साहित्यिक पत्रिका नहीं रही, क्योंकि इसका शीर्षक नाम देखिए, आलोचना। त्रयस्थ रूप में तटस्थ बनकर साहित्य की कसौटी की मानदंड पर इसने साहित्य की समीक्षा की। अच्छे साहित्य अच्छा है तो अच्छा कहा, कुछ साहित्य में दोष है, गलतियां हैं, तो उसे बुरा कहने में भी ये नहीं चूकते थे। इस कारण साहित्य की कसौटी के मानदंड पर साहित्य को कसने वाली पहली पत्रिका, समीक्षा करने वाली पत्रिका, जो पाठकों की भी आंखें खोलती थी, और कोई लेखक गलती करता था तो उसकी भी आंखें खोलने वाली ये पत्रिका रही। तो आंखों में काजल डालकर आंखों को शुद्ध करने वाली ये पत्रिका एक बड़ी मार्गदर्शक और उपयोगी के रूप में सिद्ध होती है। तो यहां आते आते साहित्यिक ई पत्रिका ये टॉपिक पूरा होता है, और उसके साथ ही हिंदी और इंटरनेट, जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक है। हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ई शब्दकोश, और आज का टॉपिक साहित्यिक ई पत्रिका। इन तीनों को मिलकर हिंदी और इंटरनेट ये टॉपिक पूरा होता है। इसे लेकर आप में से किसी को कोई शंका हो तो जरूर पूछिएगा। है कोई शंका?